नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन या गुदा की हड्डी में दर्द होना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी देर भी जमीन पर बैठते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, या फिर चेयर पर बैठे हैं या किसी भी हार्ड सरफेस पर बैठते हैं तो थोड़ा बैठने में ही दर्द होने लगता है, या चलते समय जिनकी टांगें सुन्न होने लगती है, और कभी कभी यूरिन और मोशन का भी जिनको सेंस नहीं रहता। ऐसी अवस्था जब जिनको आ जाए, यानी चलने में, बैठने में, एवं लेटने में भी तकलीफ आ जाती है, और वो तकलीफ टेलबोन की तकलीफ कहलाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आपको बात करूंगा टेलबोन के लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसका निदान क्या है और इसकी भ्रांतियां क्या हैं, और साथ ही साथ बताऊंगा इसका उपचार। तो बात करते हैं टेलबोन पेन की। तो सबसे पहले इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षणों में, जैसा मैंने शुरुआत की, टेलबोन के एरिया पर दर्द का होना। ध्यान रखना, टेलबोन हमारे शरीर के संतुलन को, यानी बैठते हैं जब हम तो सीधे बैठे हैं, इसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टेंडेंस, मसल, मांसपेशियां, ये सारी चीजें उसके आसपास हमारा बैलेंस बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान करती है। और यही टेलबोन, जिसके अंदर हम कुंडलिनी शक्ति को भी बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पिनियल ग्लैंड के साथ होता है, तो ये बहुत महत्व का पार्ट है टेलबोन। लेकिन दर्द आ गया, यानी क्या क्या आ गया, तो यही टेलबोन हमको जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बना कर देती है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कर नहीं सकते, हार्ड सरफेस पर बैठे हैं तो बैठ नहीं सकते, हिप्स के लोकल एरिया पर दर्द आ गया, कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, कभी टेलबोन को टच करें तो वहां दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, और कभी कभी बर्निंग भी महसूस होती है हिप एरिया में। लैटिन करते समय पर या फिर सेक्स करते समय ये एरिया अधिक दर्द का कारण बनता है, इसीलिए एक बहुत बड़ी असुविधा का कारण ये टेलबोन पेन बनती है। अब ये टेलबोन पेन आखिर होती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसके कुछ गिने चुने कारण हैं, जिनमें से कॉमन कारण आता है, वो आता है झटका लगना। झटका लगना मतलब कहीं पर गाड़ी चला रहे थे, बाइक पर थे, स्कूटर पर थे, साइकिल पर थे, या कार में बैठे हुए थे सीट पर, या कभी कभी बस में भी जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, ऐसे लोग, तेज झटका लगा और ऐसे उछलकर नीचे बैठ गए, तब टेलबोन ब्रेक हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है इन साइड में, और उसके बाद टेलबोन से निकलने वाली नर्व जो उस एरिया में से निकली है, कॉकिक्स जिसको हम अगर बोले, तो उस जगह से वो एरिया दर्द करना शुरू हो जाता है, सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो एक है झटका लगना। दूसरा कारण है लंबे समय तक रॉन्ग पोस्चर में बैठना। लंबे समय तक जब रॉन्ग पोस्चर में बैठेंगे तब भी टेलबोन पेन होने की संभावना होती है। तीसरा कारण है जेनेटिक। अगर पारिवारिक आपकी इस प्रकार की परंपरा रही है कि टेलबोन में कहीं ना कहीं किसी को दर्द होता था, तो उनको जल्दी दर्द होने की संभावना होती है। और फिर एक बहुत बड़ा कारण है, वो है तनाव, टेंशन। टेंशन वैसे तो शरीर में कहीं भी दर्द लेकर आती है, लेकिन टेलबोन का पेन बहुत बड़ी तादाद में तनाव, चिंता, भय, इनके कारण से आता है। और होता है हार्मोनल चेंजेस। कभी जब हार्मोन चेंज होने वाले होते हैं तब भी टेलबोन पेन आता है। जैसे टेलबोन 31 साल से 35 साल के बीच में जो कॉकिक्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, यानी फ्यूज होते हैं, और वो एक निश्चित प्रक्रिया हो रही होती है। अगर तब सावधानी नहीं रखी तब भी टेलबोन का दर्द आ जाता है। वायु विकार से भी टेलबोन का दर्द आता है। अगर शरीर में वायु विकार है, यानी कॉन्स्टिपेशन के बाद जो वायु बनी उसके कारण से भी आता है। और इसी प्रकार से शरीर में ऐसे अनेक सारे तत्व हैं जिनके कारण भी दर्द आता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया तब टेलबोन में पेन आ सकता है। रियोमेटिक फैक्टर अगर इंक्रीज हो गया तो भी टेलबोन में पेन आ सकता है। अर्थराइटिस के कारण भी पेन आ सकता है। और स्पाइनल कोई भी प्रॉब्लम टेलबोन का दर्द क्रिएट कर सकती है। स्पाइनल प्रॉब्लम, गला
गलत खान पीन के कारण भी टेल बोन का दर्द आता है। और इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो वो गलत गिर जाता है, तब भी टेल बोन का दर्द आता है। कभी कभी हिप्स का हिट हो जाने से, हिप हिट हो गई, तब भी टेल बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो फ्रैक्चर हुई या कंप्रेस हुई या शेप चेंज हुई, ये दर्द का कारण बन जाती है। तो ऐसे महिलाओं में खासकर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा टेल बोन पेन आता है। ओबेसिटी यानी वजन ज्यादा बढ़ जाता है, तब भी टेल बोन पेन आ जाता है। तो एक नहीं है, अनेक सारे कारण हैं। कभी टेल बोन के कारण से कुछ बीमारियां आती हैं, तो कभी बीमारियों के कारण भी टेल बोन का पेन आता है। कैंसर में भी टेल बोन का पेन आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस अगर कहीं लंबर के एरिया में या कॉक्सिक्स एरिया में है, तो भी टेल बोन पेन आ सकता है। ऐसे अनेक सारे कारण टेल बोन पेन के निकलते हैं। अभी टेल बोन पेन आ गया, लक्षण तो पेन है ही, अभी कारण भी हमने जान लिया। अब इन कारणों से जो टेल बोन पेन आ गया है तो ठीक करने के लिए सावधानियां क्या क्या बरतें। तब शुरुआत करेंगे कि कारण क्या था, उसी से उसका निवारण होगा। अगर कारण गिरने से आया है या फ्रैक्चर हो गया है, तो यहां ध्यान करने की बात यह है, टेल बोन पर कोई भी प्लास्टर नहीं चढ़ता। जैसे उंगली की हड्डी टूट गई, बाजू टूट गई, कंधा टूट गया, कुछ और टूट गया, तो वहां प्लास्टर लगा के फिक्स कर देंगे। लेकिन टेल बोन आपके हर मूवमेंट में यूज होगी, चाहे आप बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे लेटो, चाहे चलो, तो प्लास्टर वहां यूज नहीं हो सकता। इसीलिए टेल बोन का पेन ठीक होने में मेडिकल साइंस अपने को बहुत असहाय महसूस करती है। केवल कुछ पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट, लेकिन अगर वहां ऐसा हो गया तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं रेस्ट करो। रेस्ट अपने आप में ठीक है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। तो टेल बोन है, तो ये जो दर्द आया है, इस दर्द में कारण को जानकर उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। तो अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गलत पोस्चर से दर्द आया है, तो पोस्चर को ठीक करो। अगर हेरिडेटरी के कारण से आया है, तो कुछ लाइफस्टाइल ठीक करो जिससे हेरिडेटरी का पार्ट सॉल्व हो जाए। प्रेगनेंसी में अगर आया तो आप प्रेगनेंसी को तो क्या कर सकते हैं, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक तकलीफ होगी, लेकिन तो भी रेस्ट करना उसके लिए उपयोगी है। और जो घरेलू उपचार है उनको उस समय पर कर लेना चाहिए। और टेलबोन पेन तनाव के कारण अगर आया है तो मसल्स को रिलैक्स करने वाली यानी मेडिटेशनल टेक्निक्स, उनका उपयोग हमको करना चाहिए। वायु का अगर विकार है तो खाने पीने की आदत आपको सुधारनी पड़ेगी, यानी वादी वाली चीजें, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और ऐसी चीजें जिनसे सावधानी रखनी चाहिए, परहेज रखना चाहिए। तो इन उपचार के माध्यमों को प्रयोग में करने से पहले इनके पूरा डायग्नोज करने के बाद प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बैठते समय क्या करें कि हमारी टेल बोन जमीन पर टच ना हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो टायर या ट्यूब अगर मिलते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत कॉमन मिल जाते हैं, कुछ समय ठीक होने तक ट्यूब पर बैठें, जिससे टेल बोन पर नीचे से सपोर्ट करते समय ऐसे प्रेशर ना आए। अदरवाइज तो वहां पर और ज्यादा सूजन आ जाएगी। तो ये प्रिकॉशन करें। और साथ ही सावधानी क्या क्या रखें, इस विषय पर मैं आपको बताता हूं। तो सावधानी एक तो हो गया कि जिस कारण से आई थी उसके लिए ठीक करना है, साथ ही साथ बादी की चीजों को हम न खाएं, जैसे कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, बैगन, कटहल, ये सारी बादी क्रिएट करने का काम करते हैं। लेट नाइट से खाना खाएंगे तो बादी उत्पन्न होगी, यानी 7:30-8 बजे के बाद अगर खाना खाते हैं तो अपने आप ही वायु पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब आपको जो यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीजें हैं, खासकर दाल और मिल्क प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। टमाटर इस समय पर कम खाना चाहिए, खट्टी चीजें इस समय पर कम खाना चाहिए। ऐसी अवस्थाएं जिनमें दर्द अधिक बढ़ता है वो नहीं करना चाहिए। टेलबोन का पेन है, और खासकर फीमेल्स में अगर पेन है, जब तक ठीक नहीं होता, सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम करना चाहिए। क्यों? उससे और अधिक दर्द आएगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हमें
बरतनी चाहिए। और इसी प्रकार से सहायक क्या चीजें हैं जो टेल बोन को ठीक करें, तो उसमें से बहुत अच्छी चीज आती है, वो है हल्दी। हल्दी और मेथी। हल्दी और मेथी दाना का उपयोग अगर हम रूटीन में करते हैं, इसी तरह से कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम। नेचुरल कैल्शियम कहां से मिलेगा? नेचुरल कैल्शियम मिलता है हमारे को चूने के पानी से तैयार करने का तरीका, जो मैंने बहुत बार बताया है कि चूने का पानी कैसे तैयार करना चाहिए। तो चूने का पानी तैयार करना, कच्चा चूना लेकर एक मटके के अंदर कम से कम 48 घंटे डालना और 2-3 बार उसको हिलाना, और फिर आगे 24 घंटे बिना हिलाए पानी को अलग निकालकर उस पानी को 1 या 2 चम्मच सुबह शाम प्रयोग करें। तो इससे आपके अंदर कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन ठीक रहे, इसके लिए हमारे को खान पान का रखना तरीका ठीक बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ठंडा और गर्म सेक भी टेल बोन को ठीक होने में सहायता करता है। अब यहां पर उपचार बताने से पहले क्या ऐसी भ्रांतियां हैं, क्या ऐसे मिथ्स हैं जिसको मुझे आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग टेल बोन को, अरे कैंसर हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, इस प्रकार की चीजों को मान के चलते। तो हर टेल बोन पेन कैंसर नहीं हो सकता। ऐसे हर टेल बोन पेन आपके लोअर लिम्स को खत्म कर देगा, ऑपरेशन करा लो नहीं तो नीचे की टांगें खत्म हो जाएंगी, तो ये गलत है, ये भ्रांति है। टेल बोन के कारण से टांगें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई बीमारी आई है और उसका हमने उपचार ठीक से नहीं किया है, तो वो किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। इसीलिए टेल बोन पेन को ठीक रखना है तो पूरी जानकारी हमारे को होनी चाहिए। मेरे मित्रों के कारण से अनुभव है, एक ऐसे मित्र जिन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत की, मतलब हर रोज एक बार 2 बार, वर्षों तक ऐसा किया, और उनको 3 से 4 वर्ष के अंदर टेल बोन पेन आ गया। और वो टेल बोन पेन ठीक करने में 2-3 साल से भी ज्यादा समय लग गया। ध्यान रखना, शरीर की जो ये धातु है, जिसको हम सप्त धातु में से 7वीं धातु बोलते हैं, शुक्र, जब ये कमी होती है तब टेल बोन की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। और तनाव अगर आ गया है तो भी अपने आप ये कम कर देता है, इस तकलीफ को बढ़ा देता है। इसीलिए तनाव से बचें, खान पीने का रखें ध्यान, और पूरा करें प्रॉपर उपचार। तो ये इसकी सावधानी थी। अब आओ, न्यूरोथेरेपी से टेल बोन का ट्रीटमेंट क्या है ये जानते हैं। पॉइंट का नाम FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए। 1 by 1 उंगलियों पर हमको देना है, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम है। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए। इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन 2 यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना। 1 2 3 4, 1 = 1 होता है।
लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है, इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4, जैसे नीचे यहां किया ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4 और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1:1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो यहां स्पीड देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से
एडी और पंजा नहीं होंगे। पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारे चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है। अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ किधर जाएगा, ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारे चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है। अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अगला पॉइंट है आर्मपिट जी। आर्मपिट जी ये आर्मपिट के लिए है, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके लिए है। तो आर्मपिट जी कैसे देना है देखते हैं। ये आर्मपिट बाजुओं के अंदर है, या जो हमारी आर्मपिट है इस जगह पर है। तो इसके लिए रोगी को सीधा लेटाना, दोनों बाजू 90 डिग्री पर इसी प्रकार से रहेंगी, और अपनी इस की सहायता से, ये जो हमारी हथेली है, हमने अपने बाजू को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैंने ऐसे 8 दिया। ठीक इधर भी 1 2 3
4 5 6 7 8। इस प्रकार से आर्मपिट जी ये पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। आर्मपिट में यहां से लेकर ये जो हमारी आर्मपिट है या लिम्फ नोड्स है, इनकी ये घिसाई है, इनकी ही घिसाई है, तो प्रॉपर घिसाई होनी चाहिए। बाजू की ऊपर घिसाई नहीं है, इनसाइड घिसाई है, इनसाइड घिसाई है। ये पॉइंट था आर्मपिट जी। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर
बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों डाउन के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे देगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली में नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे, जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर। यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट। राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा। और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2।
पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है A। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है? तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हम
ने 6 एडीआर दिया है, लेकिन वो 2 इजिकल टू 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है, तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से तीन जगहों पर 2 इजिकल टू 1, ये था AD1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना। और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप
रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर इधर वाला पैर इधर आएगा, और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण हो गए। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना सर अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए भी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सिला भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार
कमर, और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला, 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन, ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए, ध्यान रखना बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करेंगे, यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एडी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़ पा लेना। क्यों पकड़ पाना? टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, एक पॉइंट देने के लिए, सैकल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर ऊपर लेके जाना,
इस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और वन इजिकल टू वन होता है, SPN3 1 इजिकल टू 1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया S। SPN3 1 केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and